क्या खास है इसके साथ? देखिए, ये कोई भारत के प्रधानमंत्री जो राजकमल प्रकाशन ने छापी है, ये कोई जो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं 14 और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुजरात उनकी जीवनी नहीं है। ये बताती है कि कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो प्रधानमंत्रियों ने लिए और उससे देश और समाज पे क्या असर पड़ा। तो ये एक पॉलिटिकल किताब है। मुझे लगता है कि ये किताब जो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सी गलतफहमियाँ हैं उसको दूर करेगी। जो युवा जो सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तर्कसंगत बातें और ऑथेंटिकेटेड रेफरेंस के साथ में ये उस किताब में मौजूद है। मैं मूलतः एक अंग्रेज़ी का पत्रकार हूँ, लेकिन मैंने हिंदी में इसीलिए लिखा ताकि इसकी व्यापक रीडरशिप हो और इसमें तमाम चीज़ें तथ्यात्मक हैं और मैंने उसे एक साक्षी भाव से लिखा है, किसी के खिलाफ नहीं लिखा है, किसी के पक्ष पे नहीं लिखा है। तो कहाँ पर की रिसर्च के लिए इस किताब को लिखने के लिए कि मैंने इंदिरा गांधी और चरण सिंह और मोरारजी देसाई वगैरह के समय से ही मैंने राजनीति को करीब से देखा। पत्रकार होने के नाते मैंने राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल को एक राजनीतिक संवाददाता के रूप में कवर किया। फिर मैंने बहुत सारी पहले भी किताबें लिखी हुई हैं भारतीय राजनीति पे, तो उन सब का मुझे लगा कि इन लोगों के बारे में बड़ा भ्रांतियाँ हैं। देखिए, ये 14 प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हुए, इनकी सबकी नीति और जो नियत में हमें कोई शक नहीं करना चाहिए। ये भारत की प्रभुसत्ता अखंडता के लिए पूरी तरीके से समर्पित थे। हाड़ मास के इंसान थे, कुछ गलतियां हुई और उससे देश की राजनीति पर असर पड़ा, लेकिन इनकी नियत पे शक करना मुझे लगता है घोर अन्याय होगा। थैंक यू सो मच। कोरोना के बाद ये पहला हमारा एक्चुअल इवेंट है, फिजिकल इवेंट है किताब का। प्रभाकेतान फाउंडेशन इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी बीन वर्किंग टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। किताब हमारा इनिशिएटिव है जिसके तहत हम बुक लॉन्चेस करते हैं। विभिन्न शहरों में जाकर ऑथर्स को बुलाकर किताबों को लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक हम एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे ऑथर्स को, लोग अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे और लोग अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो लैंग्वेज का, कल्चर का इंडेक्स नीचे होता जाएगा। तो ये जो आज का कार्यक्रम है किताब, वो प्रभाकेतान फाउंडेशन का इनिशिएटिव है इन एसोसिएशन विद बी केयर एंड ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन। और रशीद किदवाई साहब की किताब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर लॉन्च होने जा रही है, जिसको सचिन पायलट जी और सीपी जोशी जी लॉन्च करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। अविनाश कल्ला जी एक छोटी सी गैलरी यहाँ पर आज जयपुर में हमने बुलाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स को मानते हुए फिजिकल इवेंट्स की तरफ उनका रुझान हो, क्योंकि सब घर पर बैठकर बोर भी हो गए हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास है किताब का और हम बहुत खुश हैं कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों से मुझे मिलवाने हैं जो बहुत अच्छा देश समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा जी, मैं समझ गया। जी सर बड़ी बात काफ़ी
ठीक है, वो भी काफ़ी डॉक्टर्स कह रहे हैं। मैं अपनी वाली पहले सोच के साइन करा के रखूँगा। हाँ बेटर है ना। सर प्रणाम। You have to accommodate, there is no way out. इसका डिवाइड आ रहा है बोर्ड का, ये थोड़ा बहुत माइन्यूटी का है। मेरा नाम अपना कुशल है, जयपुर में ही रहती हूँ। अच्छा। आई वाज हेडिंग द फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एंड अभी मैं CII की स्टेट काउंसिल मेंबर हूँ और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ऑनररी प्रेसिडेंट हूँ और हमारा फाउंडेशन अबाउट 33 सिटीज़ में काम करता है एंड वी वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेजेस एंड बुक प्रमोशंस, ये सब हम लोग यहाँ करते हैं। तो यहाँ तो सर की किताब का भी कुछ और हमारे इनिशिएटिव में शिखावती पोगल और राजस्थानी तेलुगु, तमिल, उर्दू, अरबिक और फारसी को भी हम प्रमोट करते हैं। रेखा के साथ हमारा टाइप है, सो वी आर वर्किंग अ लॉट टू प्रमोट। और यहाँ पर जयपुर में राजस्थान में आंखर नाम से हमारा इनिशिएटिव चलता है। अच्छा डॉक्टर फरक इकबाल, अच्छा गुड। आई रीड माय यूनिवर्सिटी हैव माय PhD initially at that time the concept of EQ care rather than I have to EQ more important. You completed your PhD in emotional quotient. What is your what was your hypothesis and what is your research? EQ. So you have to inculcate EQs. That should be part of the curriculum. EQ, you can develop EQ, inculcate awarenesses to control emotions. So right from childhood, if you inculcate Can you find which can be the बहुत बढ़िया। जरूर जरूर थैंक यू। मुझसे क्या चल रहा है, क्या गुड। Happy if you could get it. पुरस्कार की गोल्डन क्या आ जाए आगे तो बोल। वेरी हैप्पी। आज उनका प्रमोशन होगा। नमस्कार, खम्मा घड़ी राम राम। मैं अंकित तिवारी आज के साहित्यिक और लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर बुक लॉन्च समारोह में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह बेहद अहम और खुशी का पल है कि आप और हम इस तरीके से मिल पा रहे हैं। आपके और हमारे चेहरे पर मुस्कान बताती है कि कोरोना संक्रमण का जो खतरा पिछले 2 वर्षों से लगातार भारत और विश्व झेल रहा है, वो त्रासदी अब धीरे धीरे कम होने के कगार पर है।
यह खुशी का पल इसलिए भी है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उस दौर में जब बात भारत के लोकतंत्र की हो, यहाँ के प्रधानमंत्रित्व के काल की हो, तो भारत पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। राजशाही के काल में भी हमने प्रधानमंत्री देखे हैं, उनके विकास खंड ने भारत को आगे बढ़ाया है। भारत अब नए दौर में है, आधुनिक रूप से आगे बढ़ रहा है। आज का यह कार्यक्रम इसीलिए भी खास हो जाता है कि आज की अध्यक्षता राजस्थान और देश के कद्दावर राजनेता माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी कर रहे हैं। सर, स्वागत, अभिनंदन आपका। और बेहद महत्वपूर्ण पल जयपुर गुलाबी नगरी के लिए यह भी है कि आज हमारे बीच में भारत की राजनीति के महालेखक, पत्रकार और एक सहज व्यक्तित्व के धनी रशीद किदवई जी हमारे बीच में हैं। सर, गुलाबी नगरी आपका स्वागत, अभिनंदन करती है। आज के संवाद में अहम भूमिका हमारे साथी अविनाश कल्ला जी निभाने जा रहे हैं। सर, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। प्रभाकेतन फाउंडेशन, वी केयर, ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन और श्री सीमेंट के सहयोग से आप और हम आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा को साकार पा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपरा कुशल जी से कि वो आए और इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखें। अपरा जी। Thank you very much, Ankit ji. Good evening. It gives me immense pleasure to welcome you all to this evening of Kitab, the book launch of Prabhaketan Foundation. Today, we will have the book launch of Bharat Ke Pradhan Mantri, written by Mr. Rashid Kidwai Sahab. Kitab is an initiative of Prabhaketan Foundation in association with We Care and Grassroot Media Foundation. It is presented by Sri Siemens. Prabhaketan Foundation, instituted in the year 2000, is a registered public charitable trust. As a not-for-profit, the foundation promotes art, culture, education, wildlife conservation and literature through various events and activities, and also spreads awareness about gender equality and women empowerment. We feel that placing culture at the heart of development policy constitutes an essential investment in our own country's future. We celebrate cultural diversity in language, music, literature, visual music, art, drama, oral traditions, and traditional practices. The organization collaborates with caregivers, committed individuals, and like-minded institutions to implement various cultural, educational, literary, social welfare projects. The objective of the foundation is to create an enabling structure and promote networking so that communities engage with each other and build up positive self-esteem, inspire creativity, and above all, promote culture, art, and tradition. We Care is an initiative to promote women, youth, art, and culture. Grassroot Media Foundation is a not-for-profit which works for media betterment. We are very honored to have with us Honorable Dr. C.P. Joshi Sahab for the book launch today. Welcome, sir. Book launches like these give us a chance to interact with authors, who are experts in their own fields. Books have hugely played a very important role in human civilization, an instrument for communicating information and ideas. The digital age may be very challenging, but the foundation activities are always there to promote the physical form of books. Books can develop individual histories, and today we are very honored that we have Mr. Kidwai, who is actually who's actually the flag bearer of initiatives like this. So all of you, please sit back, enjoy this amazing conversation between the author, Sri Rashid Kidwai Sahab, and our very own Avinash Kalla ji. Thank you so much. Thank you so much, अपरा जी। बेहद अहम पल गुलाबी नगरी के लिए, क्योंकि आजादी जिनकी बदौलत मिली और उसके बाद लोकतंत्र जिनकी बदौलत मजबूत हुआ, हम महफूज रहे और आज
स्वच्छंदता से हम सांस ले पा रहे हैं। वो किरदार आज की पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर आप देख सकते हैं। ये वही हैं जिन्हें हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं और भारत के वर्तमान में देखते हैं। ये वही हैं जिन्होंने आज भारत को पूरे विश्व में मजबूती के साथ उभारा है, संवारा है। ये वही किरदार हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति, यहाँ के पुरातात्विक वैभव और अपने भीतर उन मूल्यों को संवार कर सभी भारतीयों को एक साथ रखकर राष्ट्रवाद की प्रेरणा के साथ भारत को पूरे विश्व में पहले पायदान पर बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इनके बारे में जो छुपी हुई बातें थी वो ऑथर ने लिखी हैं। बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका देश जिनकी बदौलत लगातार आगे बढ़ा, उनका संघर्ष, उनके लिए गए निर्णय किस तरीके से भारत को हमेशा आगे रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा बुक के लेखक रशीद किदवई जी को और अविनाश कल्ला जी को कि संवाद शुरू किया जाए और बेहतरीन जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, जो भारत के प्रधानमंत्री दशा, दिशा और दिशा के बारे में बताते हैं, उनके बारे में चर्चा करें। रशीद किदवई जी भारतीय पत्रकारिता इतिहास, लेखन और मीडिया जगत का एक बड़ा चेहरा है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी अहम भूमिका रही है। बहुत ऐसे लेखन जो कांग्रेस और साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से बेहद अहम साबित हुए हैं, उनके बारे में हमें इनकी बुक से पढ़ने को मिला है। मैं अविनाश कल्ला जी से आग्रह करूंगा कि आज भारत के प्रधानमंत्री देश, दशा और दिशा पर चर्चा कर इस पुस्तक के छुपे हुए कुछ अहम पहलू और जो बातें प्रिंट नहीं हो पाई उनके बारे में भी सर से कुछ कहवाने की कोशिश करें। सर, मंच अब आपके हवाले। शुक्रिया अंकित, थैंक यू। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इट्स नाइस टू सी पीपल बैक एंड इट्स नाइस टू सी इवेंट्स हैपनिंग। तो 2 साल बाद वी आर एबल टू डू समथिंग लाइक दिस। और मेरे लिए इट्स अ लिटिल जिटरी टू बी इन माय सीट because the man who took me to 24 Akbar Road, Dr. Joshi is here. He took me there in 2013 when I was with him. And before him, I came to know about 24 Akbar Road through Rashid sir's book. And सर मैं ये कह सकता हूँ अकबर रोड के बारे में इनकी किताब से कई ऐसी चीज़ें मिली जो शायद उस वक्त नहीं जान पाया। तो मेरे लिए थोड़ा सा नर्वस भी है, बट इट्स अ प्लेजर टू हैव मी रशीद। इट्स योर 6th बुक। 6 किताबें आप लिख चुके हैं और पहली किताब हिंदी में। भारत के प्रधानमंत्री, व्हाट गॉट यू टू राइट अ बुक ऑन द प्राइम मिनिस्टर? धन्यवाद अविनाश। मैं पहली बात तो मैं आयोजकों को और सबको बड़ा आपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसका एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया, हम सबको एक किया। और ख़ासतौर से मैं डॉक्टर सी पी जोशी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए और बात करी। और डॉक्टर जोशी का सिर्फ एक जो उनका व्यक्तित्व है वो केवल एक राजनेता के रूप में नहीं है, वो बड़े एक संजीदा एक देश के चिंतक हैं। उनकी आप बात करें तो आपको एहसास होगा कि उनकी बातों में, उनकी सोच में कितनी गहराई है। और हमारे देश के में आज कभी कभी मुझे बड़ा बुरा भी लगता है जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और लोग राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को तरह तरह की बातें कहते हैं। मुझे लगता है कि आज न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में बल्कि आज़ादी के बाद भी राजनेताओं का, जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं, उनका एक बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से कुछ खराब लोगों से हम दूसरों की छवि कायम कर लेते हैं समाज के हर वर्ग में, उसी तरीके से हमें राजनेताओं के बारे में ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। राजनेता दिल से देश और समाज से जुड़े हुए होते हैं और वो बहुत आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपके प्रश्न का जब मैं मूल प्रश्न का जवाब है, देखिए मैंने ये किताब बहुत सोच समझ करके लिखी है। मुझे लगा एक तो जब हम देश के आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं, तो हमें अपने अतीत और हमें अपने जो आज का समय है उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए।
क्योंकि पिछले दिनों हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है। हर आदमी जो है उसको न सिर्फ समाचार बल्कि कोई भी मुद्दा आप देखिए तो उस आदमी को उसके बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है और उस जानकारी के बारे में वो खुद उसका बड़ा दावेदार बनता है। मेरा अभी भी लोगों से ये अनुरोध है, हर उम्र के लोगों से, कि वो पढ़ें, क्योंकि मैंने पढ़ के ही कुछ सीखा है। डॉक्टर जोशी साहब तो बहुत ही विद्वान आदमी है और वो इस बारे में जब उनका अपनी बात कहेंगे तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीके से उल्लेख करेंगे। तो बहुत सारी हमने अपने बारे में भ्रांतियाँ कायम कर रखी हैं और किसी भी, जिसका मैंने प्रस्तावना में ऐसी एक सेंटेंस लिखा है जॉर्ज ऑरवेल की किताब से, जिन्होंने तो बड़ी मशहूर किताब लिखी थी 1984, कि किसी भी समाज को या किसी भी जगह के लोगों को गुमराह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए सबसे ज़्यादा ये कि उनको अपने इतिहास के बारे में उसकी बारे में जो जानकारी है उसको भुला दिया जाए और उन्हें कुछ पता ना हो कि पहले क्या था, पिछला क्या था, अब क्या है और उसके कल क्या होगा। तो जो मैंने भारत के प्रधानमंत्रियों का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि हर प्रधानमंत्री वो हाल मास का इंसान था, उससे वो राजनेता था, पब्लिक लाइफ में था, उसे चुनाव जीतने थे, उसने जोड़ तोड़ भी किए, समझौते भी किए, उससे कमियां नहीं, लेकिन देश के प्रति उसकी जो उसकी अखंडता, प्रभुसत्ता, उसकी जो उसके प्रति उसका समर्पण की भावना थी और जो उसकी मतलब नियत और नीति में जो ईमानदारी थी, वो सब में तकरीबन एक तरीके से आप अगर किताब का अध्ययन करेंगे तो आपको नजर आएगा। सबसे, जैसे मैंने कहा, गलतियां कोताहियां सबसे हुई। हम पीछे मुड़ के देख के हमेशा कह सकते हैं कि अरे ये काम हम उससे बेहतर ढंग से कर सकते थे, लेकिन उस समय उस परिस्थिति में उन्होंने अच्छे फैसले, अच्छे निर्णय लेने की कोशिश की और बहुत सारी उपलब्धियां हुई। आज 2014 के बाद में हम देखते हैं बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं, 2014 से पहले भी बहुत अच्छे काम हुए। तो इस चीज़ों का हमें थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और इस किताब ना किसी के हक में है ना किसी के खिलाफ लिखी गई है। ये एक साक्षी भाव से मैंने लिखा है और कोशिश की गई है कि जहाँ तक हो सके तथ्यात्मक तर्कसंगत बात कही जाए। धन्यवाद। नहीं, आपने कहा और आपने बहुत अच्छी की। मैं ये कहूँगा कि किताब सबको पढ़नी चाहिए। मैंने एक रीडिंग में ये किताब पूरी करी और मेरे लिए अचीवमेंट ये था कि जब कल रात मैंने ये किताब पूरी खत्म करी तो मेरी बेटी ने कहा ज़रूर इस किताब में कुछ है, आपने 3 घंटे ट्विटर नहीं देखा। सो धन्यवाद। मैंने लगता है उसका क्रेडिट थोड़ा मेरी पत्नी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर फराकिद भाई, उनका जाता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि देखो किताब तुम हिंदी में लिख रहे हो लेकिन कनिष्ठ भाषा में मत लिखना, एक ऐसी भाषा लिखना जो हर आदमी पढ़ सके, समझ सके, सरस हो, साधारण हो। वो मेरा प्रयास रहा है, तो आप देखिए वो कितना सफल हुआ है। मैं समझ सकता हूँ सर, हिंदी मेरी मूल भाषा नहीं है, बट इसमें लिखना पढ़ना एक अलग अनुभव रहता है। सर पहले सीधी बात करते हैं, आपने सारे प्रधानमंत्रियों की बात करी और अभी प्रधानमंत्री मोदी एक टॉपिंग पर्सनैलिटी हैं, 2 चुनाव को बैक टू बैक बहुमत के साथ जीते, कई तरह की बातें, और आपने कहा कि लोगों को इतिहास पता नहीं होता। जब भी प्रधानमंत्री मोदी की बात आती है या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल की बात आती है तो कहा जाता है कि मोदी इज लॉट लाइक मिसेस गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी, जिनका भी आपने वर्णन किया। पर आपकी किताब अगर कोई पढ़े तो उसे बड़ी रोचक जानकारी मिलेगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी व्हिच यू हैव रिटन इन द बुक बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू। May not be in execution, but the process of going is quite safe। अगर आप लोगों को थोड़ा उस पर बताएं, क्योंकि पहली बार कहीं आप पढ़ते तो लगता है कि नेहरू जी और मोदी में आपने पैरेलल्स और कई जगह कॉमनैलिटीज ड्रॉ करी। जी, पहली बार तो मैं अविनाश आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने किताब बड़े ध्यान से पढ़ी है, कम समय में पढ़ ली, एक सिटिंग में पढ़ ली, लेकिन उसका आपने उसका जो ड्रिफ्ट है वो आपको पता चल गया। दूसरी बात देखिए, क्या होता है कि हर प्रधानमंत्री का एक व्यक्तित्व होता है, काम करने की मंशा होती है और एक उसमें एक तरीके का एक जुनून होता है काम करने का या देश को और समाज को एक दिशा में ले जाने का। इसीलिए इसका जो सब टाइटल प्रकाशक ने एक्चुअली रखा है वो रखा है कि देश, दशा और दिशा। तो अब इस पे हमारा इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं सब मैं जानता हूँ कि बहुत
काबिल और पढ़े लिखे लोग हैं और उनको हो सकता है उसके ऊपर एक अपना मत हो कि देश किस दिशा में जाना चाहिए और उसकी क्या दशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि आप गिलास में देखें कि गिलास आधा, जैसे डॉक्टर जोशी के सामने रखा है, गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। ये हमारी धारणा के ऊपर निर्भर करता है। मैं कहता हूँ आप किताब पढ़ें तो और उसमें आपको लगेगा कि कौन सा प्रधानमंत्री बेहतर था या उसने क्या काम किए। दरअसल जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व बहुत अलग और अनूठा था। वे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल से लड़ाई लड़के आए थे। वो विलायत में उनकी काफ़ी पढ़ाई हुई थी, उनकी सोच बहुत अलग थी और बहुत से मामलों में आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मतलब अगेंस्ट द टाइड गए। जो ज़माने में लोगों की सोच थी उस सोच से अलग है और उसमें मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने उसको किताब में शामिल किया कि जो महात्मा गांधी से उनका संवाद हुआ। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, या मैं उसको बेहतर तरीके से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तो ये गुरु चेले थे और जो गांधी जी की सोच थी उसको जवाहरलाल नेहरू ने पूरा किया। ऐसी बात नहीं थी, उनमें बहुत गहरे मतभेद थे और बहुत से मामलों में जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझ के, और उसका सब मैंने पेज नंबर के हवाले से कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, उससे मैंने उल्लेख किया है कि कैसे चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का मामला हो, चाहे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कैसे हो, इसको लेकर के और भी बहुत सारे कि भारत देश के पास सेना होनी चाहिए कि नहीं, हम कितना विकास की जो परिभाषा है वो क्या, उसमें गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू में भारी मतभेद थे। तो नेहरू ने बहुत सी चीजें देश हित के नजर में, चाहे कश्मीर से लेकर के जो भी मामला हो उसमें किया। हो सकता है उस वक्त उनकी नजर में जो सही हो वो आज हमें सही नहीं लगता। इसमें मैंने एक अभिलाष जी आपकी अनुमति से उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने पुस्तकों के और जो ऐसी अथॉरिटी किताबें उसका दिया कि कश्मीर का जब भारत देश में जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका विलयीकरण हो रहा था, उससे पहले तो 3 हम सब जानते हैं वो इतिहास के बड़े दिलचस्प और बड़े मुझे लगता है इवेंटफुल वो है कि जो हैदराबाद और जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ का जो मामला था उसको लेके पूरा देश की राजनीति पे बड़ा असर हुआ, आज भी वो असर कर रहे हैं। उसमें सरदार पटेल जो है वो अपना एक दूत भेजते हैं और उस जमाने में पाकिस्तान आना जाना कोई शुरुआती दौर की बात है, और वो उनसे कहते हैं कि देखिए हैदराबाद को और जूनागढ़ को भारत में उसका विलय हो जाए और कश्मीर को अगर पाकिस्तान लेना चाहता है तो वो एक मुद्दा हो सकता है जिसपे बात हो सकती है। तो ये वो लोग जो आज कश्मीर को और सरदार पटेल को बिल्कुल दूसरी भूमिका में देखते हैं, उनके लिए सोचने का है। और अब उससे दिलचस्प मुझे लगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का उस पर क्या रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा कि अरे वो सरदार पटेल के साथ में रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे वो क्या कह रहे हैं, क्या इतने बड़े, उन्होंने हैदराबाद को कोहिनूर से उपमा दी, कोहिनूर जो हीरा होता है ये कोहिनूर के लिए है, कोहिनूर छोड़ दे पत्थर के टुकड़े के लिए। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के शासक वर्ग की क्या सोच थी। ये मैं उस टाइम 1947 के बात कर रहा हूँ, जो अक्टूबर 1947 से पहले के समय की। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जल्दी समझ लिया कि भारत एक स्वतंत्र देश है लेकिन उसको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन्होंने सिनेमा की तरफ मुड़े। और उसका मैंने काफ़ी उल्लेख किया है कि उन्होंने कैसे सिनेमा को, और जो बड़े बड़े उस जमाने में दिग्गज थे पृथ्वीराज कपूर, उनको राज्यसभा में लाए और उनको जो था ईस्ट एशिया में वो बहुत जगह भेजा कल्चरल नेशनलिज्म के लिए। उस पर एक दिलचस्प किस्सा है कि जब नेहरू स्टालिन से मिले तो स्टालिन बार बार उनसे जो था आवारा फिल्म की बात करते रहे। नेहरू ने आवारा फिल्म देखी नहीं थी। नेहरू वापस आए, वो पृथ्वीराज कपूर से बोले कि तुम्हारा बेटा क्या उसने आवारा गर्दी की है। वो स्टालिन बार बार मुझसे पूछ रहा था कि आवारा क्या, तो नहीं वो आवारा बहुत अच्छी। तो आज रूस में अभी भी कोई भी जाए, और बहुत से लोग गए होंगे, तो हिंदुस्तानी सिनेमा की अभी भी बड़ी धाक है। मैं इजिप्ट, मिस्र गया, वहाँ के ऊपर भी लोग अभी भी हिंदुस्तान को, या अल्जीरिया में बहुत से ऐसे देश जिनसे हमारे इतने नज़दीकियाँ नहीं है लेकिन भारतीय सिनेमा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। जब मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा कि उन्होंने स्वच्छ भारत में और बहुत सी चीज़ों में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म किरदारों का बड़े बड़े लोगों को बुलाया और उससे उन्होंने उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आमिर खान को, प्रियंका चोपड़ा को और तमाम एक्टर्स को, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं से उन्होंने ये चीज़ वो जवाहरलाल नेहरू की तरह अनुसरण कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ वो देश और समाज को अपने हिसाब से, जो उनकी सोच है या जो पॉलिटिकल थॉट है या जो उनके विचार हैं उसके हिसाब से बदलना चाहते हैं, उसी तरीके से
जैसे जवाहरलाल नेहरू ने उस समय आज़ादी के बाद की जो परिस्थितियाँ थी उसमें बदलने की कोशिश की। ये हुआ लाइटर नोट पे बॉलीवुड। आपने एक जगह मेंशन किया है प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल की इक्वेशन, और प्रधानमंत्री नेहरू और उनके जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनके। सो इफ यू कैन टॉक अ लिटिल अबाउट take this opportunity to thank Mr. Sachin Pilot. He has taken so much effort. बड़े आप व्यस्त थे। जी वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने खास तौर से तो आप मेरे ख्याल से नजरबंद भी थे और फिर आपको कहीं बॉर्डर पे छोड़ा गया, आप आए, अब स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा आपका। बस मैं ये क्वेश्चन का उत्तर दे दूँ फिर हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। देखिए ये भी ये पड़ा हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही संवेदनशील थे जितने और दूसरे प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री हैं। तो आईबी का या की स्थापना करना, उसको काम में उसको फ्री हैंड देना, कश्मीर के मामले में जो भोलानाथ मलिक जो पहले आईबी के डायरेक्टर थे उनका जो रोल है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें दिलचस्प नजर आएंगी। तो उसको लेकर के बहुत कोई कमी नहीं थी। इसी तरीके तो मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री जितने भी देश के हुए उन सबको राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में देखिए, फारूक शेख अब्दुल्ला जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के सबसे अभिन्न मित्र थे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में जब नेहरू को लगा कितने साल उनको एक तरीके से जेल में रखा गया, नजरबंद रखा गया, जिसके बहुत सारे जम्मू कश्मीर पे उसका असर भी पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें लेकर के वो थे और उनके पास भी आईबी डायरेक्टर की वही अहमियत थी जो मुझे लगता है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी की जो अहमियत है और जो उनकी भूमिका है। तो उस मामले में भारत के प्रधानमंत्री इस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहे हैं। आपने सभी प्रधानमंत्रियों So, we'll not take much of the time. I'm sure people are very good. Yeah, the gentleman here. I think they are running late, so let's have one picture. Yeah. You say one question. You have written about all 15 prime ministers. Which one of them has been most closer to you? आपका पसंदीदा अगर इसमें पूछूं तो कौन है? मुझे लगता है ये तो आपको हमारे जो इनसे स्कीम गेस्ट है उनसे पूछना चाहिए। लेखक के लिए जो सभी देखिए दो तीन चीजें हमें बिल्कुल एक तो अगर आप इंदिरा गांधी को देखिए तो इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व मुझे लगता है बहुत महान है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक फ्रीडम स्ट्रगल से आए थे, उनका बड़ा मान सम्मान गांधी जी ने और जितने लोग चाहे वो राजा जी हो, अब्दुल कलाम आजाद साहब हो या सरदार पटेल हो, सबने उनको बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। इंदिरा गांधी का न सिर्फ एक महिला होने के लिए उनकी बड़ी चैलेंजेस रहे, क्योंकि चुनाव हारी, बुरी तरीके से हारी, देश ने बिल्कुल नकार दिया। 77 की हार के बाद जिस तरीके से उन्हें अपने आप को वो वापस लाई और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन किया 1971 में, गरीबी हटाओ, रजवाड़ों को खत्म करना, बहुत से उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो मुझे लगता है कोई और प्रधानमंत्री नहीं ले पाता था। बस एक मैं गुलजारीलाल नंदा का भी जिक्र करूंगा, उनका होना चाहिए, हम उनको भूल गए। 2 बार वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और उसी आसानी से जिस आसानी से पद पे बैठे उसी आसानी से उतर गए और उन्होंने बड़ी सादगी। एक बार मैं जो दिल्ली में जो कनॉट प्लेस का एरिया है जहाँ पहले एक सुपर बाजार हुआ करता था शंकर मार्केट के पास, मैंने देखा तो वहाँ पर उस पर खड़े हुए थे बस की लाइन में। मैं थोड़ा भावुक हो गया बात सुन के। देश का जो 2 आदमी 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 520 नंबर बस पकड़ के वो सके जाना चाह रहे थे। ऐसे हमारे देश के लोग रहे, ऐसे राजनेता रहे। ये मुझे लगता है बड़ा, मुझे गाली नहीं लगती जो लोग कहते हैं कि राजनेता ऐसे होते हैं, पॉलिटिशियन ने बहुत कुर्बानियां दी है, उनमें अधिकांश लोग बहुत अच्छे और साफ सुथरे रहे। गुलजारीलाल जी का जो बोला, आई थिंक if you look at today's politics, not many people need to look at that example and maybe revisit that example. एक आखिरी सवाल, and then we get both of them on. I could not have left that question. आप बहुत क्रिटिकल रहे हैं इसमें, but अगर आपका आखिरी चैप्टर पढ़ा जाए जो आपने प्रधानमंत्री मोदी पे लिखा, if I look at it dispassionately, you've been very, very strong on it. देखिए जो आपके आसपास होते हैं या जिनको आप रोज, तो उनका मेरे ख्याल से इवैल्यूएशन जो है थोड़ा सा और उससे करते हैं। इसका हो सकता है, ये भी माने हो सकते हैं कि हमें उनसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो। मैंने उनकी कई मामलों में उनकी बहुत तारीफ भी की है और जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमें लगता है कि
किताब जो होती है वो किसी के हक में या किसी के विरोध में नहीं लिखी जाती। किताब में तो देखिए तथ्यात्मक तो इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और वो बड़ी समाज में बहुत सारी तब्दीलियां भी लाए हैं। हो सकता है मेरा जैसा लेखक या बहुत से लोग उनको उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो जो वो हो, ये मैं इस किताब के पाठकों के ऊपर छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच रशीद किदवई जी, अविनाश कल्ला जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और करतल ध्वनि से स्वागत उस राजनेता का भी जो सीधा कर्म भूमि से आ रहा है। सचिन पायलट जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, भारत के युवा राजनेता, आप सबके चहेते हमारे बीच में हैं। सर स्वागत, अभिनंदन। हमेशा किसी भी प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली, भारत के लिए उनके किए गए कर्म और राजनीति को लेकर उनकी सुचिता सोच, पार्टी हित से अलग हटकर किए गए काम जब भी याद आते हैं तो हमें गर्व और गौरव दोनों का एहसास होता है। इस पुस्तक में भी उन प्रमुख अंशों को शामिल किया गया है और कोरोना संक्रमण काल में हमें डिजिटल मीडिया के नजदीक तो किया ही है, पुस्तक प्रेम भी संभवतः बढ़ाया है। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी बैठे हुए हैं। राजनीति में भी पुस्तकें पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना पत्रकारिता में। और लेखन के लिहाज से बात करें तो सचिन पायलट जी भी लेखक भी हैं, तो बेहद अहम है कि ऐसी शख्सियत आज इस बेहतरीन घड़ी की साक्षी है जो राजनीति की पुरानी और नई पीढ़ी का बेहतर तालमेल है, साथ ही पत्रकारिता के लिहाज से भी भारत की उम्दा तस्वीर को दर्शाती और दिखाती है। मैं अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी को कि मंच पर पधारें, बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम शुरू करेंगे। साथ ही आज के मुख्य अतिथि श्री सचिन पायलट जी, वो भी मंच पर पधारें। और मंच पर आने तक तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि राजस्थान और देश की राजनीति में अहम किरदार निभाने में बेहद अहम शख्सियत रहे हैं। नीचे बैठ जाओ भैया, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। वीडियो वाले भैया नीचे बैठो यार, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाइए आप लोग। भारत के प्रधानमंत्री पुस्तक के लेखक रशीद किदवई जी और अविनाश कल्ला जी से भी आग्रह कि कृपया स्थान ग्रहण करें। अब बुक की फॉर्मल लॉन्चिंग के लिए हम जा रहे हैं। मैं अपराध कुच्छल जी को बुलाना चाहूंगा कि वो भी मंच पर पधारें। साथ ही ग्रासरूट मीडिया से प्रमोद जी शर्मा को बुलाना चाहूंगा कि वो भी मंच पर पधारें, ताकि हम इस पुस्तक की जयपुर में गुलाबी नगरी में विधिवत रूप से लॉन्चिंग कर सकें। आराम से, आराम से। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ना एक तरीके से आजादी से लेकर आज तक के उस सफर को तय करना है जो हम में से कई लोगों ने मिस किया है। ये सफर उबड़ खाबड़ भी रहा है तो समतल भी रहा है, आसमान की ऊंचाइयों तक भी लेकर गया है तो उसने धरातल संतोष थोड़ा सा पर राजनीति किस तरीके से बढ़ी है वो भी दर्शाया है। एक बेहतरीन अनुभव, एक ऐतिहासिक पल जयपुर गुलाबी नगरी के लिए कि भारत के 15 प्रधानमंत्री, उनका जीवन व्रत, उनसे जुड़ी हुई घटनाएं आज पुस्तक के माध्यम से आप और हम सबको पढ़ने को मिल रही है। बहुत बहुत आभार आपका। क्योंकि पुस्तक के बारे में हमने चर्चा सत्र में सुना, लेकिन सुनना काफी नहीं है। जब पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि आप जिस देश में रहते हैं वहां राजनीति कितनी उम्दा है। उन लोगों ने आपके लिए कितने संघर्ष किए और कैसे भारत को हर क्षेत्र में उम्दा बनाने की कोशिश की। अब मैं बुलाना चाहूंगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सचिन पायलट जी को संबोधन के लिए। बेहद अहम इस कड़ी में पायलट जी बेहद
संजीदा सौम्य किस्म के राजनेता, आप और हम सब जानते हैं। आधुनिक पीढ़ी की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट की शिक्षा पर सचिन पायलट जी युवाओं के खास तौर पर चहेते हैं। राजस्थान और देश की राजनीति में विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने राजनीतिक दायित्वों को बखूबी निभाया है। राजस्थान की विकास यात्राओं में भी इनका अहम योगदान रहा है। खेल और साहित्य से गहरा जुड़ाव हमेशा से इनका रहा है और क्षेत्रीय सेना में इनके अधिकारी के तौर पर भूमिका भारत को सुरक्षित रखने में भी अहम योगदान दे रही है। मैं अनुरोध करूंगा सचिन पायलट जी से कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जो चर्चा सत्र है, उन्होंने भी एक बेहतरीन कार्यकाल आदरणीय मनमोहन जी के दौर में गुजारा है। किस तरीके से भारतीय राजनीति आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जो भारत का हमेशा से अस्मिता, गौरव और मान सम्मान बढ़ाते रहे हैं, वो किस नजरिए से इस पुस्तक को भारत के प्रधानमंत्रियों को देखते हैं, आइए सुनते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ देर से आपके बीच में पहुँचा। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित बख्शी जोशी साहब, इस पुस्तक के लेखक रशीद भाई साहब, अविनाश कल्ला जी, बेगम सज्जनों, सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा रशीद भाई को कि उन्होंने बहुत मेहनत कर इस किताब को लिखा है। हालांकि मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार का इनका वर्किंग है, बहुत अध्ययन कर तथ्यात्मक चीज़ों को एकत्रित कर उसका समावेश निकाल कर आपने प्रस्तुत किया है। और मैं डिस्कशन पूरा सुन नहीं पाया अविनाश जी का और रशीद भाई साहब का, लेकिन ये बात मानता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री की बात हम करते हैं तो इस देश में प्रधानमंत्री का जो पद है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और जितने प्रधानमंत्री रहे हमारे अब तक उन सबका विवरण इस किताब में बहुत अच्छी तरह लिखा होगा, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनना कोई ऐसा काम नहीं है जिसका कोई नॉमिनेशन होता है या पर्चा होता है या कोई डिक्लेयर करता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो अनेकों प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो चांद से बने, जिनको एक हफ्ते पहले पता नहीं था कि एक हफ्ते बाद वो शपथ लेंगे। मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान के राजनेताओं के कैलिबर का अगर विवरण करेंगे, उसको समझेंगे, तो कल्पना कीजिए जिस व्यक्ति को एक हफ्ते पहले पता नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उस पद को संभालने के बाद कितनी सरलता से इतने बड़े मुल्क को समझना, संभालना, पार्लियामेंट को समझना और नाना प्रकार की विभिन्नताओं को मैनेज करना, इस देश के प्रधानमंत्री का काम मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे चैलेंजिंग जॉब है। दुनिया में अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका को भूल जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ जो इतना बड़ा मुल्क है, पद को संभालने के बाद जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का काम कर रहा है, उसके आलोचक भी हैं, प्रशंसक भी हैं और इतिहास गवाह रहेगा, कुछ गलतियां लिखी होंगी, कुछ अच्छे काम लिखे होंगे, लेकिन इस देश में जो चुनाव लड़ते हैं, पार्लियामेंट में जीत कर जाते हैं, किसी भी दल के हों, एक अनुभव के बाद इतना समझ देश के बारे में उनकी होनी चाहिए कि जब वो पद ग्रहण करते हैं तो कितनी कुशलता से अपने कार्यकाल, चाहे वो 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो। लेकिन इस देश की राजनीतिक और सामाजिक काबिलियत है कि इतने सारे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, और मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूं, लेकिन जो गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री भी रहे हैं उनको समय कम मिला है। आप 70-75 साल में देखिए तो कम समय लोगों को मिला, लेकिन हम सब का दायित्व बनता है देश के नागरिक होने के नाते। और मैंने जो हमारी मेच्योर डेमोक्रेसीज हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, मैंने वहाँ पर देखा है, जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुँच जाता है और पद के बाद, जैसे आज हम सब नेताओं के बारे में बातें करते हैं, तो अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को जब किसी दल के किसी पृष्ठभूमि के हों, अगर उस पद तक पहुंचे हैं, शीर्ष पद तक, तो हमेशा उनका जो हम लोगों को चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है या स्मरण करना है, हमेशा आदर सरकार और एक एप्रिशिएटिव ऐसे करना चाहिए। और अलग अलग समय पर, जैसे कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो बिल्कुल बाई चांस पद ग्रहण किए, कुछ ऐसे जिन्होंने एक लक्ष्य साधा था कि मुझे कैसे भी प्रधानमंत्री बनना है, और कुछ ऐसे हैं जो उस किताब में नहीं है लेकिन बनते बनते रह गए, मतलब बहुत करीब आकर रह गए। तो ये सब इतने बड़े देश में एक चिन्हित कर पद पर पहुंचना वो प्रधानमंत्री का पद नहीं है। आप चिन्हित कर सकते हो मुझे प्रधान बनना है, प्रमुख बनना है, एमएलए, एमपी, मंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का पद तो अंत में जनता के हाथ में है, फिर पार्टियों के हाथ में और फिर किस्मत के हाथ में। लेकिन ये बात सच है कि
इस पद को ग्रहण करने के बाद, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली, जब पहली बार पार्लियामेंट में गया था जोशी जी 2004 में, उस समय वाजपेयी जी पार्लियामेंट में थे।